नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल यही कि आज फिर से रिकवरी आई बाजार में, पर ये बार रिकवरी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बाजार अपने दायरे को ना ऊपर की तरफ और ना नीचे की तरफ तोड़ रहा है। एक समय जरूर जब 25,000 के नीचे गया था, थोड़ा सा दबाव लगा था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार अभी जो है कमजोरी के संकेत भी नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए? जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक रही हैं। उसके बाद क्या अपनी पोर्टफोलियो में के अंदर कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो आपके पसंदीदा सवाल लगातार आप लोग भेज रहे हैं भर भर के, उस पर डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी को। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। एकदम से रिकवरी आई, क्या शानदार कोट पहन रखा है सर। ये है बरसात का मौसम, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आपके ऊपर असर नहीं, क्या मतलब चमक बढ़ती जा रही है आपकी। बाजार की चमक भी बढ़ी हुई है सर। ये चमक मतलब कब तक बरकरार रहेगी और क्या करें? ये रेंज तो बाजार तोड़ नहीं रहा है अपनी, क्या करना चाहिए? देखिए, चमक से पहले मैं ये सोच रहा था कि जब आपने आज जैसे ही स्टार्ट किया तो आपको बहुत तेज हंसी आ गई। उस हंसी के पीछे का पहले तो रीजन बताइए, उसके बाद ही आगे मार्केट की चर्चा शुरू की जाए। ना वो छोड़ दीजिए सर, कुछ लोग पीछे से कुछ लोग गतिविधियां करते रहते हैं, सारी बातें सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं। वो व्यक्तिगत रूप से जब आपसे मुलाकात होगी तो उस पर चर्चा हो जाएगी। वो कुछ बातें पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए, पर्दे के आगे मत आने दीजिए। आप ऐ- बाजार में बताइए, मैं ऐसा तो आपको नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं कि जब आप शो स्टार्ट कर रहे हो तो धीरेन्द्र अपनी शर्ट उतार के नाच रहा हो अरे पीछे। नहीं, अब ऐसी स्थिति तो नहीं आई, पर कुछ ऐसी स्थिति थी, तो अब वो उसके बारे में भी बाद में चर्चा की जाएगी सर। सर बताइए क्या करें सर। मतलब ये क्या आप डील भी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आप ऑलमोस्ट तय है, तो अब बाजार के लिए ट्रिगर बचा क्या? मतलब रिजल्ट से आ नहीं रहे हैं ट्रिगर, डील को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है ऑलमोस्ट। ये मान के चल रहे हैं अब कि नहीं होगी डील। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब क्या बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर क्या होगा? देखिए, मैं इसलिए अभी थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा पहला टाइम शुरू हो गया है। वाह वाह, शुरुआत उसी से करते हैं सर, वाह, बहुत बढ़िया। शुरुआत उससे ही करते हैं, और मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि अभी लोग, मैं देख रहा था 330 लोग आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। एक बार और पलटता हूं तो 335, नहीं अभी 330 ही है, उससे पहले 260 थे। तो मैं सोचता हूं कि लोगों को आ जाने देना चाहिए, लेकिन इस वो आने जाने के बीच में जिन्होंने मिस किया उनके लिए रिपीट नहीं होना। तो पहला स्टॉक जो आज अभी के लिए बाय के लिए है वो बड़ा दमदार स्टॉक है। वाह। आप उसको फ्यूचर में भी उठा सकते हैं, और कैश में लेके अगर भूल गए तो वो स्टॉक नहीं भूलेगा आपको कुछ पैसे देने के लिए। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, ओ। और इसमें बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है। 340-42 से ऊपर कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अब आगे की चाल आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इन लेवल्स पर अट्रैक्शन दिखा रहा है। कितना जाएगा? तो भाई छोटा मोटा तो चाल में 355 रुपए, और बड़ा चाल में 370 रुपए तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर। तीन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं तो 335 रुपए का स्टॉप लॉस, और अगर शॉर्टर पीरियड में ले रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, तो 340 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए। कहीं ना कहीं से मिठाई और चाय और कॉफी और समोसे ब्रेड पकौड़े, जहां पे जैसी बारिश वैसा वहां माहौल, और देगा आपको ये प्रॉफिट। तो कार्यक्रम का आगाज शानदार हुआ है, शानदार कॉल के साथ हुआ है, और इसी कॉल के साथ 450 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली कॉल निकल करके आई है एनटीपीसी। ये एक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनटीपीसी पे बहुत लोग लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे फंसे भी हुए हैं, तो उनके लिए भी ये कॉल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब तेज़ी की रिकवरी की तैयारी में है और लगातार रिकवरी आ रही है। अब ये 342-43 पे है, 355 पहला, 370 दूसरा टारगेट, और इंट्राडे के लिए जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है वो 340 का, ध्यान रखें ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस है। वैसे जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है वो रख दिया गया है 335, 335 रुपये का। तो आज की पहली कॉल एनटीपीसी, नज़रें हमारी बनी हुई है, देखते देखते अब यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 343 के आसपास चल रहा है, तो देखते हैं बाजार बंद होने तक क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। नज़रें हमारी रहेंगी, कोई भी मूव आएगा तो आपको हम सबसे पहले सूचित करेंगे यहाँ पर। सर लेकिन चूंकि आपने एनटीपीसी का जिक्र कर दिया है, तो उसके साथ ही क्या ये मतलब हम मान के चलें कि अब आने वाले वक्त में थोड़ी सी सुस्ती पावर की दूर होगी, क्योंकि फंडामेंटल सबको अच्छे लग रहे हैं, कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद शेयरों ने बहुत थकाया। तो ये क्या, ये जो लंबा कंसोलिडेशन चला है,
एनटीपीसी तो एक शेयर है, पर क्या बाकी शेयरों में भी जान आएगी क्या आगे चल करके? पावर को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए, आपके इशारों को तो मैं समझ जाता हूँ विपुल जी, और आप मुस्कुराते मुस्कुराते टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो उस पे तो व्यू लेंगे ही लेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मैं सोच रहा हूँ वो मनोज जी को ना, मनोज जी हमारे मनोज भाई जो हैं, उनको एक वो बाजा दे दें, और वो हर 15 मिनट में ना वो बजाते रहे। नहीं नहीं सर, बजा वो दिया। नहीं, वो बाजे तो क्या, वो थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई, वरना स्टिंग वगैरह अभी तक थोड़ा सा मामला डिले हो गया। नहीं नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ मैं तो 15 मिनट याद रख रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता नहीं क्यों मनोज जी का उस दिन हाँ जब वो आप वहां इवेंट में थे, और आपने, वैसे आपने विपुल जी ये बहुत गलत किया है, उस इवेंट में एक चीज आपने बहुत गलत करी है। अरे बताइए सर, क्या हो गई गलती? गलती ये हो गई है कि ना तो आपने वहां पे मनोज जी को इंट्रोड्यूस किया, और ना ही अपने धीरेन्द्र बाबू को इंट्रोड्यूस किया। बेचारा धीरेन्द्र तो हीरो बन के आया था, शेव वेव करके बढ़िया सूट वूट पहन के, सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, आपने इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया यार, ये गलत बात है। सर उस इवेंट में आखिर में मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हमारे उसमें रनडाउन में बनी हुई बची हुई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। वो जनता जनार्दन थी, जब देखा कि मतलब नहीं, अब थोड़ा सा लोग चाह रहे हैं तस्वीर खिंचाना, तो कहा गया वहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई थी, कम से कम आधे घंटे का प्रोग्राम हम लोगों को फिर छोड़ा गया कि अब छोड़ो, जो है लोगों को भोजन करने दिया जाए, तो इसलिए जो है कई चीज़ें रह गई। कोई बात नहीं सर, अगले लेकिन इवेंट आपकी में। जो बैकएंड टीम है, आपकी जो बैकएंड टीम है, उससे मैं कहूंगा कि वहां पर अगर धीरेन्द्र और मनोज जी की कुछ फोटोज है, तो वो प्लीज बीच में एक बार को चलाइएगा जरूर, पीछे से लेके उस इवेंट उनकी की। हाँ, उनकी उनकी तस्वीरें वहाँ की नहीं है, क्योंकि वो लोग वो पीसीआर की टीम के साथ ही जुड़े हुए थे, तो हाँ, वो देख लीजिए, मतलब आपने कितना वो किया कि आपने उनकी फोटो भी नहीं खींची, ये यही एक कहना एक चाह रहे हैं। फोटो में वो सब पूरी टीम जब थी, वो उसमें आए हैं, वो उसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, तो उनसे जो है जल्दी उनको रूबरू कराया जाएगा, स्क्रीन पर ही बैठाते हैं किसी दिन उनको, जो है वो ज़्यादा सही रहेगा कि स्क्रीन पर ही आ जाएं सब लोग। लेकिन इस बीच गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर जी हैं, और कह रहे हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर को करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? आरआईएल के रिजल्ट आ गए सर, उसके बाद दबाव भी देख लिया हमने, पर क्या फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है यहाँ पर आरआईएल के अंदर? अभी आधे % की मजबूती है, 1400 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? देखिए विपुल जी, इसकी ना थोड़ी हवा निकल चुकी है। 1450 से ऊपर का यहाँ पर अभी लेवल दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे करके 1500 तक जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद क्यों जग रहे हैं लोग, ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि जिस रिजल्ट आने वाला था उससे पहले हम लोग जब शो कर रहे थे, तो हमने कहा भी था कि आप, उस समय 1360-70 के पास चल रहा था, कि 1420-1430 के लेवल आएंगे, तो इन लेवल्स पर क्या आप खरीदना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बेहतर नहीं, और वैसे भी ये स्टॉक ना चलता है, फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस समय ये स्टॉक ऐसी जगह पे ही है जहां पे अभी आपको फ्रेश मनी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अच्छा डिप मिलेगा या कंसोलिडेट हो जाएगा। आप सपोज करिए कि, मैं क्यों मना कर रहा हूं, 1420 पे आपने पैसा डाल दिया, या तो घटते घटते वो 1380 आ जाएगा, या हो सकता है 1450 आ जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने का समय ले ले। अब 6 महीने के लिए आपका पैसा फंस जाएगा, तो बेटर है अभी थोड़ा रुकते हैं, नजर रखिए, आप भी रखिए, हम भी रख रहे हैं, पकड़ेंगे, उठाएंगे, खरीदेंगे जब सही समय होगा। अभी रुक जाइए, अभी अभी मत खरीदिए, थोड़ा और जब करंट आने दीजिए, उसके बाद से जो है खरीदा जाएगा। प्रिया गुप्ता जी एक और हमारी प्राइम मेंबर कह रही हैं सर, हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसमें जो है एसजेवीएन ले लेते हैं, और कोल इंडिया कह रहे हैं, एसजेवीएन इन्होंने लिया हुआ है 101 पे, और कह रहे हैं रवि सर के रिकमेंडेशन पर लिया था, बताएं क्या करें। अभी इरडा में भी लॉस में हूँ, आईआरएफसी में भी लॉस में, ठीक है। अभी एसजेवीएन पे और कोल इंडिया पे सर, इन पे बातचीत कर लेते हैं। 2-3 रुपए का लॉस है मैम, लॉस तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोल इंडिया आपने 392 पे लिया, ठीक है। पहले एसजेवीएन में बात कर लेते हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी एसजेवीएन को लेकर के? 2-3 रुपए के लॉस में है अभी, ये 101 पे लिया हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कोल इंडिया को लेकर के, एसजेवीएन को लेकर के? नहीं, देखिए, आपके मुंह से सच्चाई निकल रही, कोल इंडिया को मैं अभी फ्रेश कॉल देने वाला था, वो 15 मिनट बाद। ओ, लेकिन यही कहूंगा कि लोग उसको होल्ड करके रखें, और फिलहाल नया टारगेट उसका 410 रुपए का आ रहा है, तो यहां पर अगर आप एकुमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जहां तक एसजेवीएन की बात करूं, देखिए मैम, ये जो है ना, ये सब कछुए हैं, मार्केट के कछुए का मतलब समझती हैं, जो कछुआ, जो खरगोश और कछुए वाली रेस की कहानी, तो कोई ऐसा नहीं होगा बंदा जिसको पता नहीं होगी। ये ना कछुआ साइड से ही आते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं, जहां थक जाते हैं वहां पे कहते हैं चलो मैं नहीं चलूंगा, जाने दो, मुझे नहीं जाना आगे, ना खाना है ना पीना है, कुछ डिविडेंड दे दो, तो वो डिविडेंड दे देते हैं।
फिर उसके बाद धीरे से थोड़ा सा रुकते हैं, ठहल धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स का मोमेंटम बिल्कुल अलग है। अगर आपने वोल्टाइल स्टॉक्स के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से लिया है, तो ये आपके इच्छा को फुलफिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का टारगेट है, तो ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हैं। मेरे हिसाब से होल्ड करके रखिए, और जो लोग खरीदना चाहते हैं कोल इंडिया में, वो लोग भी यहां पर एडिशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग एडिशन करना चाहते हैं, सही कह रहे हैं सर, अच्छा मोमेंटम आज कोल इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच सभी चूंकि एसडीवीएन पे और वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बबीता जी कह रही हैं सर जोमेटो जैसा घटिया शेयर इतना चल गया और अच्छे शेयर जैसे अदानी, टाटा पावर, कोल इंडिया नहीं चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि जहाँ रिजल्ट खराब आए उसके बावजूद भी बाजार उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और इस उम्मीद में कि आगे चल के बेहतर होगा। बाकी जो कंपनियां रिजल्ट भी अच्छे दे रही हैं, डिमांड भी अच्छी है, वो शेयर नहीं चल रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 1-2 मिनट की सर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मैम। देखिए, दो चीजें होती है जब रिजल्ट आते हैं, और जब सबसे मजेदार बात तो ये स्टॉक मार्केट की ये कि जिसके रिजल्ट खराब आते हैं और जिससे एक्सपेक्टेशन होती कि ये स्टॉक तो बेकार है, मैं इसको क्यों लूं, वो स्टॉक इसलिए चल जाता है क्योंकि उस पर रिटेलर की एंट्री कराने के लिए ऑपरेटर कभी ना कहीं से कोशिश कर रहे होते हैं और जानबूझकर प्राइसेस को हाई ले जाते हैं। उसमें सबसे खरा उतरता है यहां पर, मुझे लगता है कि जोमेटो में ऐसे कोई फंडामेंटल नजर नहीं आ रहे, ऐसे बहुत कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, एक चीज जो मीडिया में हवा जो चल रही है ना, वो इस टाइप की चल रही है। आपको इसके साथ एक और याद दिलाता हूं, एक स्टॉक जिसका नाम है वन कम्युनिकेशन, तो आपने सुना ही होगा, पेटीएम। आप देखिए किस बात से चल रहा है, क्या ऐसा चल रहा है, क्या हवा बदल गया वो नहीं पता, लेकिन सारे चैनल वाले उसको चला चला कर आपको फंसा फंसा कर मारने वाले हैं, और यही तैयारी यहां पर चल रही है फिलहाल। मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में निकलने का मौका अच्छा है। अगर आपने रुकना है तो आप जो अभी आपने कहा, जैसे कि आपने अच्छे शेयर की बात की, तो कई स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, उन स्टॉक्स को यहां पर लिया जा सकता है। इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा मोमेंटम जो है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। मार्केट में अगर थोड़ा सा पैनिक आया तो ये जितने हाथ बढ़े उससे 4 हाथ नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से भी अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन आप पुराने लेवल्स पर फंसे हुए हो तो आपके लिए अच्छा है। पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं, 2,000 रुपए का आईपीओ 1,000 रुपए पे चल रहा है, और अगर 2-4% चल गया तो आप इसको अच्छा कहते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि अच्छा किसे कहना चाहिए। वही हाल कुछ जोमेटो का भी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए इन स्टॉक्स पे, कि लपक झपक पे मत जाइए, नहीं तो वो नुकसान दे सकता है। लपक झपक पे मत जाइए वरना नुकसान दे सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर सुरक्षित शेयरों में रहेंगे, पैसे बचते रहेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। 2-4 जगह कोई गलत ट्रेड में फंस गए तो सारा बचा बचा पैसा कहीं निकल ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। VKB गेमिंग के नाम से बड़ा मेहनत करके नाम रखते हैं आप लोग, ये नामकरण संस्कार के लिए मतलब कहाँ से लेकर के आते हैं? GMDC पे आज काफ़ी सवाल रहे। आज हम देख रहे हैं गूगल के ट्रेंड में भी शामिल था, 448 पे लिए हुए हैं। अच्छा, तो GMDC यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो अभी प्रॉफिट में आ गए आप, तो अच्छी बात है। 448 पे लिए, 464 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी GMDC को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए इनको, हमारे VKB गेमिंग जी को? 448 पे है इनके पास। देखिए, मैं थोड़ा ना आपका शो जो है वो आज जानबूझ के स्लो चलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका ओहो। एक रीजन है, क्योंकि लगभग 757 लोग देखिए अब तक जुड़े। बेचारे बहुत लोग जो है वो मिस कर गए होंगे, क्योंकि रोज रेगुलरली लोग देखते हैं। तो 1,000 लोग का आंकड़ा आ जाता है तो फिर अपने को जोश भी आ जाता है, फिर सवाल लेना शुरू कर देते हैं। तो जल्दी से जो लोग और बचे हुए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर ले, को याद दिला दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। 1,000 लोग आ जाने के बाद थोड़ा क्वेरी भी वो हो जाता है कि हाँ फटाफट लिया जाए। और जो आपका आज मैंने रन थ्रू भी लगा रखा है चैट का भी, तो जो आप इतना बड़ा बड़ा जय श्री राम और रवि सर और वो लिख के भेज रहे हैं, हाथ जोड़ के भी देखिए, एक सामने से इतने ढेर सारे हाथ जोड़ दिए कि बाप रे बाप, वो एक फ्लैग ही बन गया है। तो ये फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक बात आपके शेयर की है, देखिए शेयर अच्छा चल रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ GMDC को थोड़ा और समय दीजिए, कहने का मतलब यही है। अभी चलेगा ये 490 रुपए तक जा सकता है, होल्ड रखिए सर। 30 रुपए अभी और लेंगे, उसके बाद ही बुक करेंगे, तब तक चलने दीजिए। तब तक चलने दीजिए, जी हाँ, ये सलाह यहाँ पर है। और दिलीप व्यास जी का सवाल लेते हैं। और हाँ, तब तक आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा है। रवि सर बार बार कहेंगे तो फिर जो है आप लोगों का सवाल ही रह जाएगा। तो अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप लोग हैं
चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे आपका एक्स अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। और अगला प्रश्न लेते हैं दिलीप व्यास जी, एक और प्राइम मेंबर जाम कोडरमा राजकोट से। नमस्कार विपुल सर, केम छो? मजामा सर। कह रहे हैं क्या टाटा पावर करंट प्राइस पर बाय करना उचित रहेगा या फिर होल्ड करना चाहिए? तो होल्ड करना चाहिए, मतलब आपके पास पहले से है, मतलब ये मान के चलें। सवाल थोड़ा स्पेसिफिक और डिटेल में भेजा कीजिए। रवि सर से इलाज चाहिए, उफ। तो इलाज सर ये जो है ना, ये तमाम शेयर हुए 10 रुपये ऊपर 400 के, ये तमाम इसके साथ वही दिक्कत है। ये अदानी हो, टाटा पावर हो, एनएचपीसी, आप कोई ले लीजिए जो एक रेंज पकड़ी हुई, इसके 5-7 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे। अब ये टाटा पावर थोड़ा बड़ा शेयर है तो 10 रुपये 15 रुपये ऊपर, 10 रुपये 15 रुपये नीचे। अभी करंट भाव पे क्या खरीद सकते हैं, क्या ये जानना चाह रहे हैं, और या फिर होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल यहां पर करंट लेवल पर खरीदारी बनती। 410 का टारगेट आपको बड़ा जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। जो होल्ड है उसको होल्ड रखिए, सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ इसका भाई जो है ना, उसको भी शामिल कर लीजिए, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, ओके। वो देखिए वापस से 298 और 297 के पास चल रहा है। तो 292 के स्टॉप लॉस से उसको भी रखिए। 305 308 रुपए तक आने दीजिए। तो दोनों स्टॉक्स इस समय अच्छे चल रहे हैं, इनको रखना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम वो शेयर है ना जो अभी आप पावर वाला जो हम बता रहे थे, इस पे बात नहीं हुई थी पावर ग्रिड पे, तो आपको यहाँ पर व्यू मिल जा रहा है। तो ये पावर पे जो है 410 टाटा पावर पे, और पावर ग्रिड जरा दिखा दीजिए। पावर ग्रिड पे क्या बोला सर, क्या टारगेट दिया आपने? इमीडिएट टारगेट 305। 305 इमीडिएट टारगेट जो यहाँ से 5-7 रुपए के लिए आप खरीद सकते हैं, और 7-8 रुपए का अप मूव यहाँ पर टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी अवधि के टारगेट आपको टाटा पावर, पावर ग्रिड, जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई। दिलीप जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जेके टायर पे हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, फ्रेश बाय। फ्रेश बाय वाले आज बहुत सवाल आ गए। जरा सी बाजार में रैली आती है कि लोगों का उत्साह जो है वो मुझे लगता है कि नई खरीदारी के लिए बढ़ने लगता है। सर, जेके टायर मिड टर्म के लिए क्या खरीदारी की जा सकती है? क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेके टायर को लेकर के? देखिए, चार्ट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। एक रैली के बाद आया, और इनफैक्ट मुझे याद आता है कि 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, ना कि खरीदने की सलाह होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अभी फिलहाल बाय करने के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, पोजीशन लॉन्ग टर्म की होल्ड रखिए। अगर इसको लेना है तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। को लेना है तो थोड़ा अभी वेट करें। इस बीच बैंकों पे भी काफ़ी सवाल हैं। सुब्रता दास हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं पीएनबी और कैनरा बैंक, विच वन बाय नाउ? ये सर अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसके बाद भी रिकवरी नहीं आ रही है जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं उनमें। क्या ये अच्छे संकेत नहीं है? क्या सलाह रहेगी आपकी? और पीएनबी और कैनरा बैंक में चुनना चाह रहे हैं कि किस में पैसे लगाएं, आपको कोई पसंद आ रहा है? कैनरा बैंक यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। पीएनबी फिलहाल 105 रुपए तक अभी आता हुआ नजर आ रहा है। उन लेवल्स पर आएगा तो यहाँ पर सोचा जा सकता है। तब तक के लिए अभी अवॉइड रखना है। लेकिन हाँ, कैनरा बैंक थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है। 107 चल रहा है, 105 107 के बीच में। 119 120 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको फोकस कर सकते हैं। जी, चलिए, ये बात क्योंकि चार्ट अभी देख रहा था तो एक स्टॉक याद आ गया। उस दिन एक दिन हम लोगों ने इंट्राडे पे सेल दिया था, उसका नाम था आईईएक्स, याद होगा आपको? अरे 100% सर। और उसके बाद से दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ लगातार, आज भी 2.5%, हो आज भी 2.5% नीचे है, 187 पे आ गया सर। मतलब क्या कॉल थी वो। जिन लोगों ने प्रॉफिट उस दिन नहीं भी बुक किया होगा तो उनको बाद में भी अच्छे जो है यहाँ पर पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए विपुल जी, मैं तो अपने डर की वजह से इस स्टॉक का नाम लिया है। किस डर की वजह से सर? लोगों को ये लगने लगता है कई बार कि मैं पूरी तरह से इसको मैनिपुलेटिव कर रहा हूं, चला रहा हूं। भैया, मेरी ना तो इसमें होल्डिंग है। आपके सामने कॉल निकाली थी, दी थी। मेरा कोई नहीं है भाई। ये नहीं आप प्रॉफिट दे रहा है, ये आपकी किस्मत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर इसमें। तो ये लेवल यहाँ पर आईएक्स को लेकर के हैं, और मैनिपुलेशन की तो सर संभावना ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलिए, आगे जो है चलते हैं। कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणियाँ, सवाल लेते हैं। पूजा नंदा जी हैं, और उससे हमारे पहले एक हाँ, दूसरा। टाइम हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगली कॉल। चलिए, अगली कॉल है आपकी ओरिएंट सीमेंट। अच्छा, बहुत, ये सर सेक्टर बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आ रहे हैं आप सर।
ये सारे जो है ना ये कब चल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कगार पे हैं जी सर। क्या टारगेट स्टॉप लॉस सर? टारगेट है इसका 265 रुपए के हिसाब से इमीडिएट टारगेट देखते हैं, और थोड़ा लंबा रखते हैं तो 275 रुपए का है ओवरऑल टारगेट। और स्टॉप लॉस यहां पर बनता है 245 रुपए का। तो मुझे लगता है कि चलना शुरू हो रहा है, अब आप ध्यान रखिए। चलना शुरू हो रहा है। ओरिएंट सीमेंट, सीमेंट शेयरों में जान लौटती हुई आ रही है। अब ये कभी भी जो है ना ये सेक्टर अब चलने की तैयारी में है। देखते हैं कब इसमें मतलब जो है ये रैली आती है। और ओरिएंट सीमेंट पे अभी 265 का पहला, अभी 253-54 के बीच में ट्रेड करता हुआ 254 आ गया देखिए। और ये रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, चार्ट्स पे आप देख रहे हैं। तो 254 पे अभी चल रहा है। 11 रुपये ऊपर पहला टारगेट और 21 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट। 265, 275 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब तक हम जो दो ट्रेड पे जिस पे हमने बातचीत की है, पहला रहा एनटीपीसी। जो लोग अभी हमारे पास साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने पहली कॉल दी थी एनटीपीसी की 300-350 लोग थे, अब 800 से ज़्यादा लोग हैं। तो एनटीपीसी पहली कॉल थी 355 370, उसको भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर 355 370 ये जो है टारगेट दिए गए थे। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए 340 रखा गया था, और वैसे 335 का स्टॉप लॉस एनटीपीसी के लिए। ओरिएंट सीमेंट जो अभी दिया गया है आपको वो 265 पहला टारगेट और 275 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। 245 का स्टॉप लॉस। दो ट्रेड हो गए, नज़रें हमारी लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। अगले ट्रेड के लिए भी हम जो है तैयारी में हैं कि जल्दी आएंगे और उस पर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उस सबके बीच में लगातार जो सवाल आ रहे हैं उसको भी हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर। करें रवि सर, आरके फोर्जिंग में क्या करें? ये है मानस नास्कर जी। आरके फोर्जिंग 675 पे लिया हुआ है। अच्छा, आपने 675 पे आपने लिया हुआ है आरके फोर्जिंग, और अभी चल रहा है आरके फोर्जिंग 631 पे। सर 631 के आसपास चल रहा है और 675 पे लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखिए, स्टॉक लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखा करिए, क्योंकि देखिए इतना टूट जाए ना तो बड़ा दुख होने लगता है। अब 672 75 पे लिया, 632 चल रहा है। अब वही है, जंगल पे गए हैं, शेर आया सामने आ गया, अब क्या करेगा? जो करेगा शेर करेगा। वो वाली सिचुएशन मत रखा करिए अपने। आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करें फिलहाल। अभी मैं जो छोटा एक स्टॉप लॉस दे रहा हूं वो है 625 का। अगर 625 कट जाता है तो चाल बदल लीजिए, राह बदल लीजिए, नया स्टॉक पकड़िए, लेकिन इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। वापस चलना शुरू हो जाएगा, ले लेंगे, कहीं छोड़ने वाले नहीं है। और जिद से ही काम करिए, जिद ही रखिए अपनी कि स्टॉक मार्केट पे काम करना है तो जिद से काम करना है, एक सनक के साथ काम करना है। इस समय अभी के हिसाब से मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस 625 का डाल लेना चाहिए। अगर वापस कट जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 645 या 650 के ऊपर निकलता है तो वहां पर क्वांटिटी को ऐड करिएगा। अभी ऐड करना नहीं है। 650 के ऊपर टारगेट वही रखिएगा 675, जिससे कि प्रॉफिट में सौदा निकल सके। चलिए, ये बात है। और इस सब के बीच में एक और बात है। एक और बात क्या है? ओरिएंट जरा सीमेंट लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर। कहाँ से ढूंढते हैं सर यार धुआंधार? ये देखिए, ये 251 52 53 पे था, 2-3 रुपए चल चुका। जहाँ जिस भाव से दिया गया था वहाँ से शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही और नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ। ये बिल्कुल नीचे का पॉइंट आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोगों रवि जी ने आइडेंटिफाई किया और वहाँ से अब रिकवरी आ चुकी है 2-3 रुपए की। 255 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। पहला टारगेट जो है 265 का है, तो 10 रुपये अभी भी अपसाइड की गुंजाइश। दूसरा 275, स्टॉप लॉस 245, नीचे यहाँ से 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया गया है। तो 4-4.25% की तेजी है और दोबारा अपने नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ ओरिएंट सीमेंट का शेयर दिखाई दे रहा है 256 के आसपास पहुंचता हुआ। 4.25% से ज़्यादा की मजबूती। तो ये बातें यहाँ पर हैं। और इस बीच कुछ एक सवाल फटाफट लेते हैं, क्योंकि अभी 1:30 बजे हमारे साथ शुभम शंखधर जी मुंबई से जुड़ जाएंगे, ज़रूर कोई बात है लेकर के। उससे पहले कुछ एक सवालों को और भी जगह दे देते हैं। जुबैदा खातून जी हमारी प्राइम मेंबर हैं और इनका सवाल है, सर आप दोनों को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। करें प्लीज़ उस्ताद से आंसर दिलवा दें। तो उस्ताद साहब, HFCL के ऊपर सवाल है आपके लिए। 112 पे जुबैदा जी ने लिया हुआ है और जुबैदा जी जानना चाह रही हैं कि उस्ताद साहब इनका उत्तर दे दें। अभी 80 के ओहो 80 का सर, अभी थोड़ा सा लॉस में है ये।
112 की इनकी खरीद है। क्या करें सर, वेट करें या नुकसान बुक करें? देखिए मैम, थोड़ा सा तो आपको ये परेशान करेगा और बहुत लंबा इसमें चलने वाला नहीं है। आप 78 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे का क्लोजिंग आता है तब आप एग्जिट कर लीजिएगा। एग्जिट होके कहाँ जाना है? जाना है आपको आईआरबी इंफ्रा पे। ध्यान रखिएगा, वहां डबल क्वांटिटी मिलेगी। अगर आज भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो 78 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिएगा। और आपका नाम मैम इतना बढ़िया है, मुझे जब जुबैदा की आप जब जब आप नाम आपका ऐसा है कि मुझे जुबैदा फिल्म याद आती है, और उसके गाने बहुत ही प्यारे थे। बात सही है बिल्कुल। और सर, चूंकि आपने आईआरबी इंफ्रा का जिक्र किया, आईआरबी इंफ्रा फ्रेश बाई कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये यहाँ पर भी लोग काफ़ी पुराने भी फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम से ये चला नहीं है, तो क्या अभी फ्रेश बाई के लिए गुंजाइश है सर? अब थोड़ा फ्रेश बाय के लिए बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। वो उनके लिए स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर फंस गई है उस स्टॉक में जहां पे मोमेंटम नहीं आ रहा है और डाउन साइड है। लेकिन आईआरबी इंफ्रा थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, आपके लॉस को कम करेगा, प्रॉफिट की तरफ बढ़ाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो जरूर बाय करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। और इस बीच चूंकि बात आपने छेड़ी है आईआरबी की, तो एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं। वो है एक शेयर और था, कहाँ गया जी, जीएमआर एयरपोर्ट, सुब्रता दास जी ने पूछा है होल्ड करें या एग्जिट करें। सर ये मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे आकर के धोखा देते हैं ये लोग। ये एनएचपीसी हुआ, जीएमआर एयरपोर्ट हुआ, लगता है आया 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 ब्रेकआउट अब तो क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद से सुस्ती आती है। तैयार तो है काफ़ी लंबे समय से, क्या करें? अब जैसे सुब्रता दास जी भी कह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, ये ऐसा स्टॉक है जो आपका पेशेंस बड़ा तगड़ा टेस्ट कर रहा है। कभी हाँ कभी ना, किसी ना किसी चाल पर चल रहा है, और स्टॉप लॉस यहां पर रखिए 88 का। बने रहिए सर, जाएगा जाएगा, थोड़ा समय और लगेगा लेकिन चलेगा। 100 रुपए के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। 100 रुपये के से जो है जल्दी लेवल देखने को मिलेंगे। दिलीप देशमुख कह रहे हैं द बोनस टेक क्वेश्चंस एट रैंडम, आवर क्वेश्चंस आर ऑलवेज लेफ्ट आउट। सर गुरुदेव आप अभी पूछ दीजिए, आपका सवाल आज ले लिया जाएगा। दिलीप देशमुख जी, नाराजगी मत जाहिर कीजिए। और क्या रितेश देशमुख कह रही हैं कि रितेश यूट्यूब कह रहे हैं प्राइस पे क्वांटिटी इंक्रीज करें, आज आंसर करिए। सर सवाल समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा सवाल एक ही उसमें भेजिए, आपने जो सीरीज बनाई है ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया मामला। बैंकों पे काफ़ी सवाल है सर। सोनिया कुमारी जी कह रही हैं बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 100 शेयर लिया हुआ है, 112 आ गया है, होल्ड करूं या एग्जिट करूं, 4000 का लॉस हो रहा है। सर बैंक ऑफ इंडिया, अभी बैंक ऑफ इंडिया 112-13 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 116 पे लिया है। मैम एक चीज़ तो है कि मतलब कोशिश ये कीजिए कि अब 2-3-4 रुपए का भी लॉस अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब 1000 शेयर आपने लिया हुआ है। मैम सर क्या सलाह रहेगी? अब कह रहे हैं कि 4000 का लॉस हो रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल आपका वाजिब है डरना, और बड़ी अच्छी बात है कि आप जागरूक हैं और अपने सवाल को पहले ही पूछ रही हैं। तो मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि देखिए, वैसे तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है। 110 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे हिट होता है तो जरूर आपको पोजीशन बदलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस से एक बार को 118 के आसपास तक के भाव देखने को मिलेंगे। होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। होल्ड करके रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेली लाइफ हमारी एक और प्राइम मेंबर जो कि पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी कह रही हर हर महादेव विपुल सर, और रवि सर हर हर महादेव। कह रही रवि सर से पूछना है कि सर जी, अच्छा 2-3 सवाल हैं, एक ही लाइन में उत्तर दीजिए सर। कह रहे हैं कि सर रेणुका शुगर, आईओबी और धनलक्ष्मी बैंक क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर लॉस में फंसी हूँ मैं काफ़ी टाइम से? इनमें कोई ऐसा है जहाँ से इनको लॉस बुक करना चाहिए सर? रेणुका शुगर, आईओबी और धनलक्ष्मी बैंक। देखिए, आईओबी को तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धन लक्ष्मी बैंक से आप एग्जिट कर जाइए, और दूसरी तरफ इसकी जगह पे चाहे तो महाराष्ट्र बैंक की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक। चलिए, जब शुभम जी हमारे साथ जुड़ जाए तो एक बार ज़रा बता दीजिएगा, तो ज़रूर कोई बात है का वक्त हो गया है। चलिए इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं, गब्बर इज़ बैक। मतलब मुझे लगता है इसके लिए भी बड़ी मेहनत कर लगती होगी कि मतलब नामकरण यूट्यूब चैनल का क्या किया जाए। गब्बर इज़ बैक पूछ रहे हैं कि आईओसी के ऊपर क्या करें। 105 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं 151 रुपये के आसपास कब से अटका हुआ है। तो सर इस बात को लेकर के ये परेशान हैं कि ये काफ़ी टाइम से इस पे अटका हुआ है।
अब सर आपका भाव क्या है ये तो बताया नहीं। 105 क्वांटिटी, अच्छा 105, 51, 68, 151.68 पे लिया हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। क्या मतलब क्या करें सर, घबराहट से थोड़ी सी इनको हो रही है। देखिए घबराइए नहीं, आप भी धक्का दे रहे हैं, हम आगे बैठ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 155 तो इमीडिएट और 165 आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो सर बस यही है कि सामने बैठे इंतजार करा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आ, थका रहा है, आंखों को दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और बहुत से लोग आगे से खींच रहे हैं। कोशिश है कि एक बार को ये लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है सर, पेशेंस लेता है बट आपको धोखा नहीं देता है। पेशेंस देता है, आपको धोखा नहीं देता है। इस बीच हमारे एक दर्शक का प्रश्न जो है वो मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। एक शेयर है सर, सरफराज साहब का, रेट गेन। आप अगर एक बार देखें कि क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि सरफराज साहब हैं, कह रहे हैं आप दोनों गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सरफराज साहब। रेट गेन के 20 शेयर हैं 480 के भाव पर। 6 मंथ का इनका आउटलुक है सर रेट गेन को लेकर के। अभी यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सर चार सौ करीब छप्पन 456। बिल्कुल, क्या करना चाहिए सर अभी इनको, क्या सलाह रहेगी आपकी। सर कुछ नहीं करना है, बस एग्जिट ही करना है, बिकॉज फिलहाल तो कोई अट्रैक्शन दिख नहीं रहा। गिरावट और बढ़ सकती, 400 से 380 के लेवल आ सकते हैं। तो बेटर है जो लॉस हुआ उसको कम वो करें और बुक कर लें। पूजा नंदा जी हैं, पूजा नंदा जी का भी वही सवाल है, एनएचपीसी को लेकर के है, लेकिन एनएचपीसी 1200 शेयर इनके पास हैं, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। 92 पे बाइंग प्राइस है और कह रही हैं होल्ड करें या पार्शली सेल कर दें, बिग लॉस। बिग लॉस हो रहा है, बात तो सही है, लेकिन मैम यहाँ पर अभी आप मतलब इस लेवल पे अगर आप नुकसान बुक करेंगी तो फिर बाद में जब चलेगा तो आपको अफसोस होगा। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। देखिए ये स्टॉक ना, मैंने बताया ना, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत पेशेंस मांगते हैं, और ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपका पेशेंस टेस्ट करा के ही आपको थका के, और जब आप हार मान लेते हैं तभी चलता है। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन पावर सेक्टर धीरे धीरे चल रहा है नीचे। 82 के जाने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा। वापस 92 के ऊपर के आसपास के लेवल देखने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो बने रहिए, इस सब स्टॉक में लॉस नहीं लिया जाता, प्रॉफिट में काटा जाता है, भले थोड़ा टाइम लगे। अच्छा सर, चूंकि ये पूरा हिस्सा जो है ना, जो करीब 40-42 मिनट का, वो हम रात को 8 बजे भी अपलोड होता है। मेरा सवाल और बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करंट सिचुएशन में क्या सेक्टर रोटेशन का समय है क्या। जैसे अब तक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे रिटर्न डिफेंस ने दिए या बाकी शेयरों ने दिए, कुछ एक शेयरों ने जिस पर आप जिक्र भी करते रहे। अभी यहाँ से अगर एक जो कुछ एक नतीजों को देख करके कोई स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है, या आपको लगता है ये जो शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं यही आपको अच्छे रिटर्न देंगे। अभी के लिहाज से क्या व्यू है आपका, ओवरऑल इन जनरल व्यू, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप। वैसे विपुल जी देखिए, इस समय जो मार्केट की कंडीशन है ना, इसमें थोड़ा सा कैश पे रहना ज्यादा समझदारी है। थोड़ा सेक्टर एलोकेशन इस समय अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो है वो एक ऐसे लेवल पर कंसोलिडेट कर रहे हैं जिससे कि अब आगे आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर चलेगा ये थोड़ा सा आपको साफ साफ इंडिकेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप देखिए तो बैंकिंग भी अपनी रेस में है, और ऑटो सेक्टर यहाँ पर दूसरी रेस में खड़े हुए हैं। रेलवे काउंटर बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। डिफेंस इतना चल चुका है, इसलिए वो सेक्टर एलोकेशन में काम नहीं आएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। लेकिन फार्मा सेक्टर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है जहां है वहीं स्थिति पे रहें, और धीरे धीरे करके जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आता है उनको थोड़ा थोड़ा निकाल के कैश इन हैंड रहें, जिससे जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस पर वापस से एंट्री कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सेक्टर लोकेशन से ज्यादा जरूरी है कि आपके जो स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट में आ रहे हैं, जो लॉस में हैं, उन स्टॉक्स को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए। तो वो ठीक। ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। लेकिन ठीक। विपुल जी हाँ। ये बताइए, 8 बजे आप किसके लिए अपलोड कर रहे हैं भाई। किसके लिए मतलब अपने दर्शकों के लिए सर, जो बहुत सारे लोग बेचारे ऑफिस में हैं हमारे, काम कर रहे हैं, मिस हो जाता है, और वहाँ पे रात में लोग आसानी से तसल्ली, बहुत लोग दुबई से कई कई जगहों से लोग कहते हैं कि नहीं वो हम दिन में नहीं टाइम मिल पाता है ऑफिस में, कॉलेज में, तो वो लोग रात में देखते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में जो बहुत सारे राज छुपे रहते हैं, बता दीजिए सर। देखिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आपको कोई आपके कोई परम मित्र ऐसा कोई मिल ओह, गई हैं।
जिन्होंने कि कहा कि भाई मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ, तो 8 बजे आप अपलोड करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, नहीं मुझे उनके ऐसे। ऐसा कोई पहली बात तो है नहीं, है ना। और अगर होता तो अपना अकेले का वीडियो बना के अपलोड करते, कंपटीशन क्यों बढ़ाते सर अपने लिए कि मतलब इस बात की संभावना ही क्यों रखनी कि मतलब मामला कहीं इधर से उधर ना पहुंच जाए। तो नहीं आ, नहीं, आपके आप आजकल आपके चेहरे की चमक काफी बढ़ी है, और मैं बहुत। देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों में इधर आप जो है वो, और आपके जो अंदाज है वो थोड़े से बदलते हुए तेवर से नजर आए हैं, तो नहीं नहीं फिर वो तो कोई सर बात बदलते मौसम का वो है कि थोड़ा सा आज की बरसात में थोड़ा भीग भी गए। नहीं। खांसने से खांसी नहीं आती, एक्टर तो आप है नहीं अच्छे। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनको जोड़ते हैं। और 900 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा विशेष सेगमेंट जिसका नाम है ज़रूर कोई बात है। ज़रूर कोई बात है, जी हाँ। और मतलब आज तो कॉल पे कॉल की धमाल लगी हुई है। अब तक हम 3 कॉल आपको दे चुके हैं, 2 दिए हैं ना बाकी, लेकिन कुछ एक कॉल में ऐसी भी रही, 950 से ज़्यादा दर्शक जुड़ चुके हैं। अब 2 कॉल और आ रही है, और ये क्या कुछ हलचल है, प्लस साइड में है, माइनस साइड में है, लेना चाहिए बेचना चाहिए, पर कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इस पर बात होनी चाहिए। क्यों बात होनी चाहिए, पूछते हैं हमारे शुभम शंखधर जी से, जो कि मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहाँ भी सुन रहे हैं काफ़ी बरसात हो रही है दिल्ली की तरह ही। क्या आज का शेयर कौन सा रहेगा? शुक्रिया विपुल जी। देखिए, आज दो शेयर हैं। एक शेयर ऐसा है जिसमें जैसा हम देते हैं कि 2 महीने, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने भर में आपको कुछ मूवमेंट दिख सकता है। और एक शेयर ऐसा है जो मुझे लगता है कि बाजार में इस समय रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी बेहतर है। जिन भाव पर वो मिल रहा है, जिस स्तर पर मिल रहा है, जिन खबरों के साथ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसके साथ मिल रहा है, तो वो एक लंबी अवधि की एक अच्छी बेट हो सकती है। अब आप बताइए कि आप पहले कौन सा शेयर जानना चाहते हैं। आप वो शेयर जानना चाहते हैं जिसमें झटपट मुनाफे टाइप की चीजें दिख रही हो, या आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा बताइए जो टिकाऊ हो आपकी तरह। नहीं हमारा क्या ये शब्दों से मतलब अच्छा खेल लेते हैं। नहीं नहीं मतलब चलिए पहले टिकाऊ पर ही बात कर लेते हैं। चलिए, तो पहले टिकाऊ शेयर पर बात करते हैं। कंपनी है जो हमने चुनी है वो है यूग्रो कैपिटल। हम्म। एनबीएफसी कंपनी है यूग्रो कैपिटल। आप कंपनी के बारे में अगर बातचीत शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज जो हम कहना चाहेंगे वो ये कि कंपनी ने अभी हाल ही में, एक कंपनी है प्रोफेक्टस कैपिटल करके, इसका अधिग्रहण किया है। तभी ये कंपनियां सुर्खियों में आई थी जब इसने प्रोफेक्टस का जो अधिग्रहण है वो पूरा किया था। प्योर प्योर कैश डील थी, मतलब इसमें 1500 करोड़ रुपए की डील थी, और पूरे का पूरा मुनाफा पैसा वन टाइम में कैश में दे दिया गया था। दूसरी बात, इस अधिग्रहण के बाद कंपनी के मुनाफे में 150 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, ऐसी उम्मीद है। तिमाही नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। बीती 6 तिमाहियों से, अब आप यहां पर, मैं इस बात को बड़ी जोर शोर से रेखांकित करना चाहूंगा, बीती 6 तिमाहियों से एफआईआई इसमें लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रही है। कंपनी रेपो रेट घटेंगे, एनबीएफसी कंपनी है, सिंपल सी बात है। पैसा कहां से लेती है? पैसा लेती है बैंकों से चलाने के लिए। तो अगर रेपो रेट घटेगी तो यहां पर मुनाफा मिलेगा। गो डिजिट जैसी इंश्योरेंस कंपनी इसकी इसमें हिस्सेदार है, इसमें कंपनी ने हिस्सा ले रखा है। लेकिन एक एक चीज इसमें ऐसी है, अब आप इसके दो नजरिए हो सकते हैं। मतलब अगर 6 लिखा है, आप 6 की तरफ से पढ़िए और उधर से पढ़िए तो 9 है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत थोड़ी, केवल 2% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई जाती है। अब अगर आप इसका ये नजरिया पढ़िए कि ये अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर की स्कीम केवल 2% है, 3% है, हम ऐसी कंपनी को क्यों खरीदें। अब आप दूसरी तरफ चलिए, कितनी डेमोक्रेटिक कंपनी होगी जहां पर इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, जहां पर कोई फैसला लेने से पहले इतने सारे लोगों के पास वो फाइल जाती होगी, तो वहां पे हर फैसला वहां पर बड़ा पारदर्शी तरीके से, बड़ी चीजों को बेहतर तरीके से नापने जोखने के बाद होता होगा, ये माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि देखिए, जब प्रमोटर की हिस्सेदारी 50-60% से ऊपर है तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि भाई प्रमोटर का कंपनी में भरोसा है, और कंपनी में वो जो भी करेंगे कंपनी की बेहतरी के लिए करेंगे। लेकिन अब यहां पर एफआईआई
26-27% की हिस्सेदारी रख विपुल जी। ये बड़ा अहम है कि 26-27% की हिस्सेदारी एफआईआईज रख रहे हैं अगर, तो एफआईआईज और डीआईआईज में भी बड़ी कंपनियां गो डिजिट जैसी दूसरी एनबीएफसी फाइनेंस कंपनियां इसमें हिस्सेदारी रखती हैं। तो इतने सारे लोग जो इस बिजनेस को जानते हैं, समझते हैं, एक नई कंपनी का अधिग्रहण किया जाता है जो 150 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट करके देगी। कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इनका जो कोर बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां समझने वाली है, कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए केवल 8 तरीके के एमएसएमई ऐसे हैं जिनको कर्ज देती है, सिर्फ 8 हैं और टेक्नोलॉजी के साथ हैं। अब देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनियों में एक बड़ी खासियत क्या होती है कि एक बार जो खर्चा हो गया टेक्नोलॉजी पर, वो हो गया। आगे आने वाले दिनों में अगर बिजनेस बढ़ता है तो शायद जो नेट खर्चे हैं, जो ऐप बन गया, जो सिस्टम बन गया, जो चीजें बन गई, वो अगर वहीं रहेंगी तो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते दिख सकते हैं। अब ये जिस लेवल पर बिक रहा है, अब आप चार्ट देखिए जो इस समय मेरी स्क्रीन पर लगा है। ये जो ब्लू लाइन है ना, पहले तो आप ये देखिए कि ये पूरा उल्टा यू बना दिया इसने, और पिछली बार जब ये इस स्तर से लौटा था तो इसने क्या तेजी दिखाई थी वो आपके सामने है। उसके पहले एक बार और इस स्तर से लौटा था, तब ठीक ठाक तेजी थी। जब इसने इस स्तर पर ब्रेकआउट दिया था तब क्या तेजी थी। तो पीछे अतीत के 3 अनुभव आपके पास हैं कि जब जब ये इस दरवाजे पर दस्तक देकर गया है तब तब इसने अच्छी वापसी की है। इस दरवाजे पर ही अगली दस्तक देकर ये यहां से चला है, लेकिन अब जब ये चला है तो रास्ते में इसको मिली है 150 करोड़ की डील। रास्ते में इसे मिला है वो माहौल जहां पर ब्याज दरें नीचे आने का सिलसिला शुरू हो गया है। रास्ते में इसको ये मिला है कि आने वाली तिमाहियों में मुनाफा कंपनी के अधिग्रहण के बाद बढ़ जाएगा, और रास्ते में इसको वो स्तर भी मिला है जहां पर अब ये जद्दोजहद करता दिख रहा है और लगातार यहीं पर खड़ा हुआ है, बार बार इन्हीं स्तरों से लौट रहा है। तो अगर आप चार्ट देखें तो निश्चित तौर पर ये स्टॉक जब नीचे आया था तो लिफ्ट से आया था, और अब जब ये ऊपर जा रहा है तो सीढ़ियों से जा रहा है। अब ये सीढ़ियां धीरे 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 क्या ऊपर बढ़ेंगी, क्या हम वापस इसके जो पुराने दिन थे, वापसी वाले दिन थे, वो देखेंगे? इतनी सारी चीजों के बाद ये रवि सर बता सकते हैं, आप बता। नहीं, हम तो क्या, रवि जी हैं यहाँ पर। रवि जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी यूग्रो कैपिटल को लेकर के? अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर आज थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 172 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, शुभम जी ने जब भी स्टॉक लाते हैं तो फिर मुझे भी उसमें ना कुछ एक पॉइंट पढ़ने के लिए, और मैं जब शुभम जी बोलते रहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि एक पॉइंट शुभम छोड़ दे जिससे कि मैं भी तो कुछ बोल पाऊं, अदरवाइज क्या बोलेंगे, और ऐसी सिचुएशन कुछ पैदा हो जाती है। और दूसरा, स्टॉक जब ये लाते हैं और चूज करके लाते हैं तो बड़ा मेहनत हमें करनी पड़ती है कि हाँ, इस सारे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसको खरे उतारा जाए। अब उन सब चीजों को अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात एक जो मुझे लगी, बड़ा शुभम यार, बहुत अच्छे आप धनी हैं, वक्ता अच्छे बहुत हैं, कि लिफ्ट से उतरा और सीढ़ियों से चढ़ रहा है, और जब सीढ़ियों से चढ़ता है तो उसमें लगता है समय, और आपको देना होगा यहां पर थोड़ा समय, और आपने ये पहले ही क्लियर कर दिया। एक पॉइंट जो मुझे बड़ी मुश्किल से आपने छोड़ा, वो जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा फंडामेंटल नंबर्स पे, कि जब आप पी की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरी एनबीएफसी सेक्टर में सबसे कम पी पे ये स्टॉक आपको मिलता है, यानी कि अगर वैल्यू बाइंग के हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में जरूर कोई बात है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो 165 और 155 ये दो ऐसे पड़ाव हैं जिनके नीचे स्टॉक का जा पाना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। और टेक्निकल चार्ट पर जो पंडित हैं उनको भी अगर देखेंगे तो वो आंकड़े आपको 180 के बाद ऊपर बाइंग के ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म की कॉल है तो आपको धीरे धीरे अपनी जो होल्डिंग है उसको एक्युमुलेट करना, और ऊपर कहां तक जाएगा, पहला टारगेट इसका 190, दूसरा टारगेट देखते हैं तो 200 रुपए तक बहुत आसानी से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर काफी बेहतर, और वो अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। तो वही फॉलो करिए, लिफ्ट से उतरा, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, अब सीढ़ियों से चढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन आपके पोर्टफोलियो में चमक भी बढ़ाएगा।
चलिए 190 से 200, 190 से 200 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मानना है रवि जी का। तो यहाँ पर आप नज़र बना करके चलिए। तो आज का पहला शेयर यूग्रो कैपिटल, दूसरे शेयर के लिए चलते हैं शिवम जी के पास। शिवम जी, आज का दूसरा शेयर कौन सा होगा? दूसरे शेयर पर विपुल जी, मेरा कहना है कि अब हम चार्ट के दरवाजे से चल के मेहमान के आंगन में आते हैं। इस बार फंडामेंटल की जगह आप चार्ट से बात शुरू करिए। कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट। अब जरा आप इसका चार्ट देखिए, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल समझते ना, मुंह में पानी आ जाए, आप ऐसा चार्ट मानिए। गोल्डन क्रॉसओवर इस कंपनी पर है। आप इसमें ब्रेकआउट देखिए, आप और कुछ भी मत देखिए। आप केवल अगर ट्रेड करने बैठे हैं, आपको एक कंपनी ऐसी मिल रही हो जिसमें विपुल जी ये देखिए, ये ब्रेकआउट मिला हो, ठीक है, वो ब्रेकआउट इन वॉल्यूम्स के साथ मिला हो, गोल्डन क्रॉसओवर आपको यहां मिल रहा हो। 90 रुपए की ये कंपनी है जो इस पर, जिस समय हम इस पर चर्चा करें, 90 रुपए पर ये भाव चल रहा है। आप छोड़िए ट्रेडिंग, आप छोड़िए, अब जरा इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, वापसी देखिए। कहते हैं जो टेक्निकल चार्ट्स पढ़ने वाले पंडित हैं, वो ये कहते हैं कि जो जब कोई ऐसा चार्ट बनता है वापसी का, तो जो इसकी वापसी की भुजा होती है, उसकी जो रफ्तार होती है, वो दरअसल नीचे आने वाली भुजा से 2 गुनी होती है या 1.5 गुनी होती है, मतलब तेजी से बढ़ती है। अगर वाकई ये कहानी सच है, अगर इस कथा में थोड़ा सा भी सच्चाई है, तो आप ये देखिए, आपने ये जो ब्रेकआउट लिया है 88 रुपए के ऊपर, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो, और आप इसे ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो, आप किधर से भी जाइए, आपको इसमें वापसी के तगड़े संकेत मिलते दिखेंगे। वॉल्यूम देख लीजिए, गोल्डन क्रॉसओवर देख लीजिए, ब्रेकआउट देख लीजिए। ये ब्लू लाइन है, आप देखिए कितने लंबे समय बाद और कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है गोल्डन क्रॉसओवर के साथ। अब थोड़े से फाइनेंशियल टटोल लीजिए कि ठीक है, ट्रेड तो छोटा मोटा मार लेंगे, 2-4 दिन रखना है तो क्या ही बैलेंस शीट पढ़ें, क्या ही नंबर पढ़ें, क्या ही आंकड़े पढ़ें। लेकिन अगर लंबा भी रखना पड़ जाए, अगर हमको लगता है तो क्या इस कंपनी में दम है कि जो ये लंबे समय में आपको फायदा दे दे, तो बिल्कुल है। आप देखिए, ये जो कंपनी है सीमेंट के कारोबार में है। सिंपल सीमेंट कंपनियों के अभी हाल में जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे भी आपको बेहतर आने की उम्मीद दिखाते हैं। अब आप देखिए इसके फाइनेंशियल। कंपनी में विपुल जी जो रेवेन्यू है, आप देखिए इसका, वो लगातार बढ़ रहा है। आप इसका एनुअल कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो में भी बढ़ोतरी है। अगर आप इसके आगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, ये देखिए, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 54% है। एफआईआई अभी 1% हिस्सेदारी पे सिर्फ बैठे। म्यूचुअल फंड ने अभी इसमें शुरुआत नहीं की है, लेकिन एफआईआई ने पिछली तिमाही में और उसके पिछली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। बिल्कुल 1% हिस्सेदारी है, लेकिन वाटर टेस्ट इसका कर रहे हैं एफआईआई। टेक्निकल कॉल है, अगर आप लंबे समय रखना चाहें तो भी आपको इसकी बैलेंस शीट में, इसके फाइनेंशियल्स में वो चीजें दिखेंगी जो आपको लगता है कि हाँ, काम अच्छा हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है जरूर जरूर मेंशन करनी चाहिए, वो ये कि कंपनी इस तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई है। जी हाँ, जो घाटे थे वो पूरे करके अब कंपनी मुनाफे की ओर बढ़ चली है। तो ये एक कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी। चार्ट्स के ऊपर मैं इस पर ज्यादा बेट लगाना चाहूंगा। लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं तो फाइनेंशियल्स भी एक बार रवि जी से समझ। चलिए, तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट टेक्निकल चार्ट पे जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। 90 रुपये 30 पैसे के आसपास था, 90-48 के आसपास ट्रेड करता हुआ और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ। सर, ये श्री दिग्विजय सीमेंट्स कैसा लग रहा है आपको? अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना हो तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे, और जो लोग होल्ड करना चाहें तो उनके लिए भी कुछ है क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर फिर से एक हीरा जो है वो शुभम जी तराश के लाए हैं, वो भी आपके लिए, कि आप उस हीरे की चमक में अपनी चमक कुछ बढ़ा सकें। एक महीने में 17% का रिटर्न, और एक साल में देखें तो लगभग रिटर्न के हिसाब से यहीं पे स्टॉक रहा है। और थोड़ा सा साल के कंपैरिजन में आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे रहा था, लेकिन जो बात कही कि चार्ट पर गोल्डन क्रॉसओवर,
उसको देखते हैं तो 1300-1350 करोड़ की कंपनी, और इस हिसाब से यहाँ पर जिस हिसाब से एक्टिविटी दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भी आपको कम से कम 12 से 18% या फिर 20% कह लीजिए, यानी कि जल्दी आपको 100 रुपए के ऊपर, और बहुत ज्यादा कुछ हुआ तो 3 डिजिट में ये स्टॉक जल्द ही आपको नजर आ सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर है। और लेकिन बस एक चीज ध्यान रखिए कि आप अपने पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कैटेगराइज कर लीजिए, और इस तरीके के जो मोमेंट्री ट्रेड है उनका मोमेंट्री फायदा ही उठाकर यहां पर निकलने की कोशिश करिए। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है, यहां पर लेना चाहिए। एक अच्छा मौका है, यहाँ पर लेना चाहिए। ये बात दिग्विजय सीमेंट पर निकल करके आ रही है। यहाँ पर टारगेट एक बार बता दीजिए फिर से सर, क्या बताया आपने? 100 रुपये है बिल्कुल, दिग्विजय? 100 रुपए और 105 रुपए, ये दो टारगेट है। और आपको याद हो तो विपुल जी, आज सीमेंट सेक्टर के ओरिएंट हिसाब, सीमेंट, हाँ आपने बताया था, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम वहाँ पर बनता हुआ दिखाई भी दिया है। जब से आपने बताया उसमें अच्छी चाल भी आती हुई दिखाई दी है। अभी भी 254-55 के आसपास ट्रेड करता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पर आज के जो दो ट्रेड हैं, यूग्रो कैपिटल, दिग्विजय सीमेंट। यूग्रो कैपिटल में 190 200 तक के टारगेट, दिग्विजय सीमेंट में 100-105 रुपए तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आज के शेयर हमारे साथ दर्शकों के साथ चर्चा करने के लिए और बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़रूर कोई बात है, मैं इतना ही। चलिए एक आध सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से जरा आईपीओ सेगमेंट का भी रुख करना है। आज हर्ष है नहीं तो वो भी खुद ही संभालना पड़ेगा मामला। सर हमारे हमजा एंड यमुना ब्रॉडकास्ट, बड़ा कठिन सा नाम बनाते हैं सर। रिलायंस पावर 3000 शेयर ले रखे हैं 70 रुपये पे। कह रहे हैं कि क्या एवरेज आज कर सकते हैं? अभी आज एवरेज करने के लिए क्या कोई सजेशन है सर आपका अभी करंट लेवल पे? नहीं, मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पोजीशन होल्ड है तो होल्ड रखिए, ऐसी कोई घबराने की भी बात नहीं दिखाई दे रही। चलिए, तो घबराने की बात है। आज 3% भाग गया है, इस वजह से परेशान है। आज की रिकवरी काफ़ी शानदार, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ओ तो सर इस रैली में मतलब कुछ जान दिख रही है सर? देखिए, रैली तो है लेकिन ये 70 से ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रश्न भेजे गए हैं? जेके टाइप में बात हो गई है पठान साहब, तो अब उसको अब रहने दीजिए, जब दोबारा कार्यक्रम अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा शेयर जिस पे हमारे पास, जिस पर हमने डिस्कस, सर जियो फाइनेंस पे लगातार क्वेरीज हैं। हाँ, ये छूट गया। और ये मतलब जो हम देखते हैं तो रात में भी कई बार कमेंट आ रहे हैं, तो जियो फाइनेंस पे भी क्या करना चाहिए सर? और एक हमारे गुफ्फू खान साहब प्राइम मेंबर हैं, उनको भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद से हम जो है आईपीओ सेगमेंट पे बातचीत कर लेते हैं। गुफ्फू खान साहब कह रहे हैं कृपा करके एक नज़र डालिए, रामकृष्ण आरके फोर्जिंग्स 680 पे लिया हुआ है इन्होंने, इसमें होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें? इन दोनों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। देखिए, आरके फोर्जिंग तो मैंने पहले भी बताया था कि इससे एग्जिट करना है, इस पे अभी आपको रुकना नहीं है, दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाना है। जियो फाइनेंस की बात करें तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये टाइम आपका अब हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर टॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और अभी गिरावट वापस से 290 तक की देखने को मिल सकती है। तो अभी चालू है, गिरावट चालू है, तो लंबे समय वाले तो होल्ड करके रखें। शॉर्टर पीरियड जो एंट्री करना चाहते हैं उनको थोड़ा यहाँ पर वेट करना चाहिए और धीरे धीरे करके बाय करना चाहिए। अपर सर्किट जी हैं हमारे, प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं एक्सपर्ट तो बहुत हैं लेकिन दोनों सिंह साहब की जोड़ी करण अर्जुन की जोड़ी है। वाह वाह अपर सर्किट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शिपिंग कॉरपोरेशन पर इनका प्रश्न है सर, 228 पे लेके बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि शुड आई बुक लॉस? हमेशा प्राइस गिव अप कर देता है। ये बात सही है कि मतलब जो है लगता है चला 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 फिर थोड़ा सा छोड़ देता है। आज भी फिर अच्छे मोमेंटम 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या करना चाहिए? इनकी 228 की खरीद है सर, 4 रुपये का नुकसान अभी हो रहा है। लॉस बुक करें या वेट करें? नहीं नहीं सर, लॉस वो क्यों करना है, प्रॉफिट बुक करेंगे। वेट कर लीजिए, 335 के आसपास 340 के भाव आ जाएंगे, 240 के भाव आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बने रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनका डायलॉग था, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो घबराना नहीं है, होल्ड करके रखिए आप, तो यहाँ पर आपका वक्त आएगा। चलिए अब जरा शुरू कर लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है आईपीओ हो तो ऐसा।
आईपीओ हो तो ऐसा आज से खुले हैं 2 आईपीओ एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जानते हैं वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले वहाँ के फंडामेंटल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फुल स्क्रीन पर। और ये देखिए जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ ये खुला है आज से और ये शुक्रवार तक खुला रहेगा 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। और इसमें जो अलॉटमेंट जो है वो 28 तारीख को होना है और उम्मीद ये है कि 30 जुलाई को महीने के आखिर में जाकर के ये हो जाएगा लिस्ट। इससे जुड़े फंडामेंटल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 225 से 237 रुपए का इसका है प्राइस बैंड और करीब टोटल इशू जो साइज़ है इसका वो है करीब 1.94 करोड़ शेयरों का। करीब 460 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें ऑफर फॉर सेल जो है वो करीब 60 करोड़ के आसपास का है और नया इशू जो है जो फ्रेश इशू है वो करीब 400 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के जो आप नतीजे और कंपनी के फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं किस तरीके से रहे हैं। कंपनी के जो है मुनाफे की अगर हम बात करें तो वो अभी जो है 69 करोड़ के आसपास रहा है। बीते साल 52 करोड़ था, उससे पहले 32 करोड़ था। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक इंच बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है लगातार। एबिटा मार्जिन की बात करें उसमें भी हम देख रहे हैं करीब करीब 3 गुना के आसपास, 2.25 गुना के आसपास जो है 2.5 गुना जो है बढ़ोतरी रही है वह 126 करोड़ के आसपास। हालांकि इस दौरान बोरोइंग भी ठीक ठाक बढ़ी है कंपनी की। लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो अभी तक जो बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में खंगाल रहा था उसमें काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 44% के आसपास का प्रीमियम अभी चल रहा है। सर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी इस आईपीओ को लेकर के, अगर आपने ट्रैक किया हो क्या करना चाहिए सर? आज से खुला है। नहीं बिल्कुल जी, आपने जितनी डिटेल बताई है उन सारी डिटेल को अगर खरा उतारा जाए तो ये आईपीओ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, प्राइस बैंड इसका अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है। कुछ और आईपीओ भी हैं जो उतने अट्रैक्टिव नहीं है, अगर उसके कंपैरिजन में भी देखें तो भी ये आपको अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर अच्छे वो दे रहा है। और प्लस ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रणनीति बनाई जा सकती है। लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको बता दें कि अब तक जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अभी आज पहला दिन है और 3.25 गुना के आसपास जो है ये आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। अब ऐसे में आपकी जो किस्मत है वो भी एक बड़ी भूमिका निभाएगी कि आपको ये आईपीओ जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर काफ़ी संभावनाएं कम है जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लीजिए 5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल हिस्सा जो है सर वो 6 गुना 6.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मेरा एक सवाल है सर, हालांकि जब तक लिस्टिंग होगी आपसे 1-2 बार बात और होगी कि जिन लोगों को अप्लाई करते हैं नहीं मिलता है, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उस दिन जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन कूद करके लेने की कोशिश करते हैं। अगर ये मान लीजिए ठीक ठाक प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो क्या कूद करके कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की भाव को या फिर जाने देना चाहिए, थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? कुछ आप मुस्कुराते रहते हैं मेरे शब्दों पे, क्या बात है? शब्द सही नहीं है तो माफ़ी चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, विपुल जी, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि जब आपके मैं इस प्रोग्राम में आया था और इस पूरी इंडस्ट्री में ये डायलॉग जो है वो किसी ने बोला नहीं है, और मुझे आपके इस प्रोग्राम में ही ये डायलॉग्स जो है वो कई बार लोगों ने बताया कि सर आप ये बोलते हैं, और मुझे वही डायलॉग याद आ गया। कौन सा? लिस्टिंग हो जाए तो फिर एक तो आप तो बहुत शानदार, और दूसरा जब मैं कहता हूं वो उड़ता हुआ तीर वाह, उड़ता हुआ था, वाह, ये बात तो सही है, सही बात है। तो आजकल उड़ता हुआ तीर की जगह मैंने एक और नया चीज सीखा है। किसी ने मुझे एक दिन रील दिखाई तो मैंने उस पर देख के सीखा, खड़ी लकड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। अब क्या ही कहा जाए। उफ सर, लेकिन करें क्या सर, ये तो बता दीजिए। देखिए, अगर लिस्टिंग हो जाती है उस टाइम पे क्या लिस्टिंग आती है, कितना प्रीमियम आएगा, लेकिन हाँ वो दिन आपके बाय के लिए नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड करना है उसकी चिंता करिएगा, लेकिन फ्रेश बाय के लिए थोड़ा सा बिल्कुल हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। 1-2 दिन में कोई ट्रेन कोई रेल नहीं छूटने वाली है, इसलिए रुक कर सोच कर समझ कर वहां पर निवेश करें। चलिए, तो पहली बात तो आपके लिए ये है कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं वो भी होल्ड कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो दोनों तरीके से इस आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह है। अगला आईपीओ लेके आए, लेकिन हमारे किशोर राय जी हैं, एक टिप्पणी की है उन्होंने,
होप दिस एटीट्यूड विल नॉट बी गुड फॉर यू. आई हैव टेकन मेंबरशिप बट नो रिस्पॉन्स. यू ओनली टेक क्वेश्चन हु फ्लैटर यू. मतलब कैसी बातें कर रहे हैं. कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, इफ दैट इन केस आई फील आई एम इन रॉन्ग प्लेस. मैं क्या ही जवाब दूँ सर. कह रहे हैं कि वाई सच एटीट्यूड, कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको ये सुनने को मिले कि जो आपकी चाटुकारिता करता है, आप उसके सवाल ले रहे हैं, तो मैं फिर प्रणाम ही है सर, आपको क्या ही बोला जाए. चलिए अगले. नहीं नहीं, बिल्कुल आप, क्या बात है विपुल जी, आप इतने प्रणाम और इतने बढ़िया तरीके से आप बोल देते हैं. मैं आपको बताऊं, इससे मुझे हंसी इसलिए और ज्यादा आ रही सर, क्षमा मांगूंगा आपसे. आपकी परेशानी हो सकती है. देखिए, घर परिवार से झगड़ा कम किया करिए, बीवी से मार थोड़ी कम खाया करिए, स्टॉक मार्केट में खुश होकर काम किया करिए. ऊपर या नीचे सवाल थोड़े हो सकते हैं, लेकिन लेने की कोशिश विपुल जी की जरूर रहती है. मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, और विपुल जी के बिहाफ पे बोल रहा हूं, क्योंकि विपुल जी का एटीट्यूड मैं देखता रहता हूं. बेचारे पढ़ने की कोशिश करते हैं. एक दिन इस कुर्सी को अगर आप आए और बैठे हैं, तो आप शायद मेरे ख्याल से एक मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे. मैंने भी लगा रखा है, मैंने अभी आपको, मैं टर्न करके तो दिखा नहीं सकता, फोटो शायद शेयर करूं, मैंने लगा रखा है विपुल जी. जब मैं ऊपर देख रहा होता हूं ना, तो कमेंट देख रहा होता हूं. ये लीजिए, देखिए, आप देखिए क्या मतलब स्पीड में कमेंट आते हैं कि आपके मिस हो जाते हैं. लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप इस तरीके से कहें. लेकिन सर, ये शब्द ना बड़े चुभते हैं. अब आपकी इच्छा है, आप चुभाना चाहते हैं, बिल्कुल चुभाइए, हम वो भी स्वीकार स्वीकार करेंगे. कर लेंगे और क्या. चलिए कोई बात नहीं सर. प्रयास है आप लोगों तक पहुंचने का, बेहतर से बेहतर करने का. अब 1000 सवाल हैं, उसमें से हम कार्यक्रम की अवधि के अनुसार हम अपने सवाल सेगमेंट के साथ 30-35 सवाल मेरे ख्याल से डिस्कस करते हैं. कुछ एक रिकमेंडेशन अलग से भी रहती हैं, तो उसमें छूट जाते हैं बहुत सारे सवाल. चलिए अगला बिल्कुल, ये सजेशन दूंगा मैं आपको. हाँ, क्या देंगे सर? एक सजेशन दूंगा. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी. चाटुकारिता पे एक एग्जाम्पल याद आता है. आप भी ना 2 4 5 नहीं 8 एनालिस्ट को बिठाइए और उसके बाद कहलवाइए विपुल जी जी जी, विपुल जी जी जी. कर आपका इशारा सर, जो आप इशारों इशारों में इतनी बातें कर देते हैं, क्या ही बोला जाए, कि अंदर से बस लेकर के आ जाइए सर. पीसीआर टीम प्लीज. इंडिक्विब स्पेस आईपीओ ये भी आज से खुला है, ये भी 25 तक खुला रहेगा. और यहाँ पर भी लिस्टिंग की डेट जो है वो 30 जुलाई तक ही है. तो आज से एक और ये आईपीओ खुला हुआ है इंडिक्यूब पे, वहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं. अप्लाई करना है कि नहीं वो अभी रवि जी से पूछते हैं, तब तक बाकी डिटेल स्क्रीन पर एक एक करके लेते आइए. और अभी जो है यहाँ पर आपको देख लीजिए, 225 से 237 ये यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है. लॉट साइज 67 करोड़ का है, जिसमें कि 700 करोड़ रुपए कंपनी को जुटाने की योजना है, जिसमें कि ऑफर फॉर सेल के जरिए करीब 50 करोड़ और बाकी फ्रेश इशू है 650 करोड़ रुपए वहाँ से जुटाए जाएंगे. यहाँ पर अगर मुनाफा देखें तो वो फिर एक घाटे में है कंपनी. इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ जो है पहले 198 करोड़, वहाँ से बढ़ के 341 करोड़ का घाटा. अब हालांकि घाटा कम हो रहा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब आईपीओ आने वाला होता है तो बहुत बार बैलेंस शीट को थोड़ा सा क्लीन रखने की कोशिश की जाती है. रेवेन्यू 1102 करोड़ के आसपास, ये भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. 2023 से अभी कंपैरिजन करें तो 80-90% के आसपास की बढ़ोतरी है. एबिटा में हम देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट है. सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिक्यूब को लेकर के? हालांकि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास का, करीब 23 रुपये का प्रीमियम जो है वो देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर. लेकिन ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी लग रही है? यहाँ पे फंडामेंटल क्या आपको लग रहे हैं? एक बार फंडामेंटल वाली प्लेट को जरूर रखिए. स्क्रीन पर. हमारे चेहरे की जरूरत वैसे नहीं है. और आप ये नंबर्स देख रहे हैं ना, जहां जहां माइनस लगा हुआ, ये आपको क्लियर इंडिकेट करता है. और जो हमने अभी बात की थी चाटुकारिता की और बात की थी किसी चैनल की, आज वहां पे ही मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहे. देखिए, होता क्या है, जिसको जितना बड़ा नुकसान उतनी बड़ी बातें. अब भैया, हम तो उतनी बड़ी बातें कर नहीं पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जब नंबर्स हैं वही हमें अट्रैक्ट करते हैं. कंपनी, बिल्कुल आपने सही कहा, बेबाक बात करने की दम किस में है, हिम्मत किस में है, किसके अंदर गुर्दा है, ये सारी चीजें आपने सुनी है. लेकिन कंपनी अगर लॉस में है, लिस्टिंग तो ऊपर हो सकती है, उसके चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं जब लीड मैनेजर्स आपके अच्छे होते हैं. लेकिन उन चक्करों में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है. जितना मुश्किल इसका नाम को प्रोनाउंसिएशन करना है, उतना ही मुश्किल इससे प्रॉफिट निकाल पाना भी होगा. बैंगलोर में ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है, और जिस स्पेस में ऑपरेट करती है उस स्पेस में संभावनाएं बड़ी कम दिखाई देती हैं. कहानी आप चाहे जैसी बना लीजिए, तो मतलब यही है कि अवॉइड रखिए.
दूसरा वाला दिया ना, जी इलेक्ट्रॉनिक, पकड़िए उसको, इसको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत। इसको अवॉइड करें अभी, है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर दोनों आईपीओ में से ये आईपीओ जो है जीएनजी जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है वहाँ पर। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर जो है मिले ना मिले, क्योंकि पहले ही दिन जिस तरीके के नंबर देखने को मिल रहे हैं उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रार्थना वार्थना करनी होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक 0.62 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा काफ़ी तेज़ी से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 गुना यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो ये स्थिति है। और वहाँ पर 6 गुने से ज़्यादा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है 6 गुने से ज़्यादा रिटेल हिस्सा भर चुका है पहले ही दिन। तो जब तक ये आईपीओ क्लोज होगा मुझे लगता है काफ़ी शानदार नंबर यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। एक टिप्पणी सर लोग जानना चाहिए, हमारे अपर सर्किट जी हैं और भी लोग हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो पे अभी व्यू जानना चाह रहे हैं। इन्होंने क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, मतलब हाल तो नहीं कहेंगे पर हो गया समय थोड़ा सा, आईपीओ के समय से जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, इन जनरल व्यू आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, ये स्टॉक पिछले आप अगर देखें तो लगभग महीनों से कंसोलिडेशन फेज में है और थोड़ा थोड़ा करके वाइप आउट हो रहा है, थोड़ा गिर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहां पर चलने देना चाहिए। बहुत कुछ यहां पर अट्रैक्शन नहीं है, ना बहुत कुछ ऐसा निगेटिव जनरेट हुआ है जो गिरा सके। तो पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। हमारे एक प्राइम मेंबर हैं विश्वजीत घोष जी, पावर ग्रिड पे रिव्यू कर रहे हैं। सर अभी पावर ग्रिड पे कॉल भी, पावर ग्रिड पे काफ़ी बात हो चुकी है, तो कार्यक्रम को आप दोबारा देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जो है आप मतलब परेशान मत होइए, इस पर बातचीत हो जाएगी। इस बीच रघुवीर शरण शर्मा जी कह रहे हैं विपुल की अदायगी में विपुलता है रवि के प्रकाश की। अच्छा, विपुल की अदायगी में विपुलता है रवि के प्रकाश की, जहाँ तक जाएंगे रोशनी ही नजर आएगी। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। रघुवीर शरण शर्मा जी कवि भी लगते हैं रघुवीर जी, जिस तरीके से इन्होंने मतलब रवि प्रकाश विपुल विपुलता का जो इन्होंने प्रयोग किया है ना, ये कोई हिंदी का अच्छा जानकार ही इस्तेमाल कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का खेल। खबरों का खेल, खबरें ही हैं बिगाड़ती शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के आते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए उस पर बातचीत करते हैं। और सर निवेदन है आपसे कि आज हम थोड़ा सा टाइम से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, तो 10-12 मिनट का समय दीजिएगा यहाँ से, ताकि खबरों का खेल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। लेकिन जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर एक एक करके लेते आइए, ताकि स्पाइस जेट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के खिलाफ 1300 करोड़ रुपए का जो दावा था वो खारिज कर दिया है। 1300 करोड़ के नुकसान की भरपाई का दावा कर रही थी KAL एयरवेज, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी राहत स्पाइस जेट के लिए यहाँ पर आती हुई। और 2015 से ये प्रमोटर स्तर पर ये पूरा विवाद चल रहा था, इस पर जो है अब क्लोजर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इंट्राडे हाई पे अब 6.25% ऊपर, 40 रुपये 53 पैसे का स्तर, और अब नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ स्पाइस जेट। सर ये क्या ये उड़ान यहाँ थम जाएगी या ये उड़ान अभी शुरू हुई है? देखिए, उड़ान तो अच्छी बात है कि कम से कम उड़ान में थोड़ी पहचान तो बढ़ाई है और थोड़ा सा भी बढ़ेगा। मुझे लगता है 44 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस उड़ान पे उतरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल 44 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, और वो कंपनी है पेटीएम। जी हाँ, अभी पेटीएम पर जिक्र भी कर रहे थे आप, मतलब बड़ी मुश्किल से तो चल रहा है। चलिए आज जो है अच्छी रिकवरी है, नतीजों के बाद कंपनी आई है मुनाफे में, और इंट्राडे लो से रिकवर करते हुए 3.5% की तेजी रही है। 123 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। स्क्रीन पर जरा रिजल्ट भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि पहली बार कंपनी जो है अब जो है लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। 839 करोड़ का घाटा था पिछले साल,
इसी तिमाही में। सर अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, आपकी टिप्पणी पेटीएम पे क्या रहेगी? देखिए, छोटी मोटी तो इस तरीके के जब नंबर्स आते हैं तो उछाल देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में बहुत कुछ खास अब मोमेंटम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 1080 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बेटर होगा वो लेवल यहां पर निकलने के लिए डिप का इंतजार करें। मुझे लगता है फिर से हम 850 और 980 के आसपास, 950 और 980 के आसपास के डिप फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, नाटको फार्मा, जहां पर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। सर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका की फार्मा कंपनी एडिकॉक में हिस्सेदारी खरीदने की कंपनी तैयारी कर रही है। एडिकॉक होल्डिंग्स ने जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में जानकारी दी है, और यहाँ पर एक बड़ी कंपनी है ये एडिकॉक होल्डिंग, साउथ अफ्रीका की बड़ी फार्मा कंपनी है। आधे % के आसपास की तेजी आज हालांकि देखने को मिल रही है, 1021 1022 के आसपास ट्रेड करता हुआ नाटको फार्मा का शेयर। सर क्या कुछ कोई गुंजाइश है क्या नाटको फार्मा के अंदर? अब बिल्कुल देखिए, मोमेंटम स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल 1060 और 1080 के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहां पर होल्ड करके रखना चाहिए 995 के स्टॉप लॉस से। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, लोढ़ा डेवलपर्स और ओबेरॉय रियल्टी को लेकर के कुछ एक डेवलपमेंट्स, कुछ एक खबरें यहाँ पर सामने आई हैं। हालांकि लोढ़ा में बड़ी पिटाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बड़ी जो है ब्लॉक डील हुई है, उसके चलते ब्लॉक डील में करीब करीब 9.8 मिलियन शेयर का सौदा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ओबेरॉय रियल्टी में 3.1% स्टेक जो है 1762 में बेचा गया है। तो ये दोनों शेयरों में सर आज ब्लॉक डील हुई है बड़ी, और उस ब्लॉक डील के चलते दोनों की ही पिटाई हो रही है। लोढ़ा डेवलपर्स यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स और ओबेरॉय रियल्टी। रियल्टी पे ओवरऑल व्यू क्या है आपका, और इन दोनों में कोई ठीक लग रहा है, इस गिरावट में खरीदने लायक लग रहा है या दूर रहे अभी? विपुल जी, अगर आपको चर्चाएं याद हो तो मैंने आपसे बताया था जैसा कुछ दिन पहले कि रियलिटी आईटी काउंटर पिछले 4 उससे सीजन से नहीं चल रहा, मतलब 2 साल हो गए लगभग उसको ना चलते हुए। उसी तरीके से अब रियलिटी की जो रियलिटी है वो सामने आएगी और यहां पर स्टॉक्स में बड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे। चाहे लोढ़ा डेवलपर की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, अजमेरा की बात करें, ब्रिगेड की बात करें, सनटेक की बात करें, कोटे पाटिल की बात करें, या फिर बड़े दिग्गज की बात करें, तो यहां से 10% की सफाई अभी और होने वाली है। तो मेरे हिसाब से बाइंग छोड़िए, बचने की सोचिए। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करके निकलिए। सर एक एमसेक्स लेकर के आ जाते हैं सर जरा। आज सुबह यहाँ पर ट्रेडिंग रोकनी पड़ गई थी कुछ देर के लिए, 10:17 पर दोबारा ट्रेडिंग शुरू हुई थी। ये मतलब कमोडिटी का बड़ा मतलब मेन एक्सचेंज है। एमसेक्स के शेयर में भी शुरू में दबाव देखने को मिल रहा था। ये जो बीएससी में और इन सब में रैली है, उन पर क्या करना चाहिए? एमसेक्स अच्छा लग रहा है सर, अब रिकवर भी हो गया, 1% की तेज़ी भी है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय। कैसा लग रहा है सर ये एमसीएक्स, बीएससी या सीडीएसएल, इनमें से कोई पसंद आ रहा है आपको? देखिए, इन स्टॉक्स की बात करें तो देखिए अभी चूंकि नॉन लिस्टिंग कंपनीज भी यहाँ पर एक्टिव हैं, जैसे एनएससी, और आपने एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में सुना होगा, और उसकी नॉन लिस्टिंग चर्चा भी वहां पर चल रही है। लेकिन मुझे लगता है एक्सचेंज के शेयर थोड़े यहाँ कंसोलिडेट करेंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन पोजीशन है तो होल्ड करके भी रखा जा सकता है। बहुत ज्यादा कुछ उतार या चढ़ाव नहीं दिखाई देगा, थोड़े से कंसोलिडेट करेंगे इन प्राइसेस पे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक, एक रिजल्ट लेकर के आइए आईआरएफसी का। आईआरएफसी के रिजल्ट्स आए हैं सर, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी के मुनाफे में 11% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, रेवेन्यू हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, ब्याज से आय में दबाव देखने को मिला है। हालांकि इस रिजल्ट के बाद हमने देखा कि शेयर पे काफ़ी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला आज आईआरएफसी के, करीब 3%, पौने 3% अभी भी ऊपर है। तो एक तो आईआरएफसी, और जैसे आप बताते हैं हर बार थोड़ा सा रेलवे को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, उनकी जो जो चिंताएं हैं उस पर थोड़ा सा आप अगर आप बता सकें कि क्या करना चाहिए अभी रेलवे को लेकर के, तो हम अपना थंब इसी के इर्द गिर्द लगाएंगे सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, आपको हमारा टाइम भी हो गया 2:15, और 15 मिनट में हम लोग हर एक बार हाँ एक चीज कर रहे हैं, शंख फूकने का समय आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, सॉरी सर। हाँ बिल्कुल सर, अगली अगली कंपनी सर, ओरिएंट से। अगली कंपनी है आईआरएफसी, इसीलिए मैंने आपसे ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, और मैंने आईआरएफसी। इसका चार्ट बड़ी देर से लगा के रखा हुआ था। मैं सोच रहा था अब दूं तब दूं तब दूं अब दूं, लेकिन शायद आपके साथ ही देने की बारी थी, इसीलिए यहां पर रुका हुआ था।
तो आईआरएफसी इस समय करंट लेवल जो चल रहे हैं इन पे कर सकते हैं बाय। अपसाइड टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको मिलेंगे 144 के टारगेट। स्टॉप लॉस यहां पर 130 का लगाकर पोजीशन को धीरे धीरे करके चलाया जा सकता है। और जो अभी रिजल्ट आए हैं और जो टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट आया है उसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक, ये बात तो हो गई आईआरएफसी को लेकर के। खरीद सकते हैं एक मौजूदा स्तर से 10 रुपए ऊपर के टारगेट। ओवरऑल रेलवे को लेकर के जो लोग फंसे हुए हैं क्या करें सर? आईआरएफसी को अगर हम किनारे करें तो कोई है? देखिए देखिए, इस समय रेलवे में अब जो धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे उसका एक कंसोलिडेशन इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के लिए अगर आप इन स्टॉक्स को ना ही छेड़े तो ज्यादा अच्छा है, होल्ड करके रखें। और अगर देखें तो आपको थोड़ी वैल्यू बाइंग धीरे धीरे करके एकुमुलेशन करनी चाहिए, चाहे वो आरबीएनएल हो। आईआरएफसी को तो मैंने अभी बाय कॉल ही दिया है, लेकिन इसके साथ में टेक्स इंफ्रा है, टेक्स रेल है, जेडब्ल्यूएल है, इन सब पे थोड़ा सा एकुमुलेशन करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन होल्ड करके रखना है। अभी होल्ड करके रखें, अभी ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। जब आएंगे, जैसे आईआरएफसी पे आया तो हमने बता दिया, आगे भी कहीं पर आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कोई कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। राजेश मिश्रा जी ने 200 रुपये भेजे, क्यों भेजे हैं सर बता दीजिए, क्या कारण है इसके पीछे? कोई सवाल हो तो बताइए। लेकिन इस बीच अगले रिजल्ट को जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अभी देखते हैं सर डिक्सन जरा देखिएगा। डिक्सन में क्या करें सर? आज अच्छे रिजल्ट के बाद काफ़ी शानदार मूव भी देखने को मिला है। 100% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, हालांकि थोड़ा बड़ा टिकट साइज़ है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, कोई टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, रिजल्ट अच्छे हैं, ये कंपनी मुझे अच्छी भी लगी। और इनफैक्ट पूरे आईटी काउंटर में अगर आप मेरी रिकमेंडेशन देखेंगे तो मैंने डिक्सन को बहुत बार रिकमेंड किया है, 14,000, 15,000, 15,500 इन लेवल्स पर। और अभी के लेवल्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि अब जो रिजल्ट आए हैं इसका एक मौका है, यहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो चल रहा है और चलेगा भी, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का ये सही लेवल है और सही न्यूज है। जी सर, एक आपकी प्री कंपनी मुझे कहा गया कि उस पर डिस्कस कर लीजिए। आज एकदम से तेज़ी आई है, स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। ये इसमें कुछ संभावनाएं बची हैं सर कि क्या करें अब? मतलब आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा, मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। 6% ऊपर है। दिया जब बुझता है तो उसमें आग कभी कभी बहुत तेजी से चमक बढ़ा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी फंड नंबर्स को अगर देखते हैं तो, या जो अभी मोमेंटम है उसमें देखें तो 45 तक आ सकता है, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है। नए निवेश की कोई सलाह नहीं है। अच्छा सर, ये एक जो लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो छोटे शेयर हैं जैसे जेपी पावर और वोडाफोन पे पिछले 4-5 दिन, एक हफ्ते से बहुत क्वेरीज आ रही हैं, और कुछ एक खबरें भी रही हैं, आप तो जान ही रहे हैं सब कुछ। इनमें से कोई संभावनाएं हैं क्या? मतलब जैसे आज जेपी पावर में मोमेंटम है और वोडाफोन में भी मोमेंटम है, कहीं कुछ संभावनाएं? 0.25% ऊपर जेपी पावर 22 के आसपास, एक 2179, और वोडाफोन में भी थोड़ी सी मजबूती है। आपका कमेंट क्या रहेगा सर? देखिए, इन स्टॉक्स को अगर आप पीछे देखें तो मैंने यहां पर अभी होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी है, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। जेपी पावर को 21 रुपए और 20 रुपए के बीच में थोड़ा एकुमुलेट किया जा सकता है। मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पुल बैक में 24-25 रुपए के लेवल दिख सकते हैं, लेकिन 19 का स्टॉप लॉस लगाएं। वोडाफोन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारे कहने से काटते नहीं, इसलिए मैंने भी थोड़ा जो है वो एटीट्यूड बदल लिया है। 6.5-7 के आसपास आता है तो होल्ड करना है, 9 के आसपास आता है तो अगर नमस्ते कर सकें, बुक कर सकें तो ऐसी चीजें करते रहें जिससे कि एक्टिविटी का फायदा होता रहे, पैसे से थोड़ा पैसा बनता रहे। पैसे से थोड़ा पैसा बनता रहे। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयरों को। रवि सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? और डिस्क्लोजर ये है विपुल भाई कि आपका जो शो है ना, ये इतना लंबा हो जाता है और खाने लंच का टाइम हो जाता है, तो कुछ लंच वंच कभी कभी भिजवा दिया करिए। अब पक्का पक्का पक्का, आप निश्चिंत रहिए। बल्कि आप कहें तो हम अपने दर्शकों से कहते वो पहुंचा देंगे सर आपके लिए। तो मतलब हम मतलब हमेशा ही जो है मतलब इतना प्यारी है सर, प्यार से ही पेट भर जा रहा होगा आपका। कितना नहीं नहीं, इतना लंच अगर आपने अगर कहीं सवाल पूछ लिया कि आप लोग लंच भिजवा दीजिए, तो मुझे लगता है कि जो मेरे ऑफिस का स्टाफ है, जो हाँ 1500 लोग बैठे हुए, शायद उनके बराबर का लंच आ जाएगा। मैं इतना नहीं खा सकता। आपका प्यार ही खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल जिन स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबनम जी अब पैसे भेज रही, क्या कुछ पैसे भेजे हैं शबनम जी ने, और एक्जिकॉम शेयर को लेकर के। मैम अब मिनट बाद तो हमारा पावर सेक्टर पे बातचीत हो ही रही है, तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। Hello?